नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। ये परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसका ही ये एक टॉपिक है। इस चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो इस चैप्टर की बना चुका हूं जिसमें हमने सामान्य जो बातें थी, चाहे वो परमाणु सिद्धांत के बारे में जानकारी हो या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो, उनको उस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है उसमें उनका लिंक आ रहा होगा, जहां से आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किसके बारे में क्या सामान्य जानकारियां मिलती हैं हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। डाल्टन जो थे उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में एक बात कही थी कि भाई परमाणु जो है वो अविभाजित कण है। परंतु होता क्या है कि जब उन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया तो उसके पश्चात जो है वो प्रोटॉन की भी खोज हो गई, इलेक्ट्रॉनों की भी खोज हो गई। तो उनकी खोज होने से उनका जो ये सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो गया कि भाई ये तो जो है वो परमाणु के अंदर ही उपस्थित है, तो आप परमाणु को अविभाजित कण कैसे कह रहे हो। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो जो सभी वैज्ञानिक जो थे उन्होंने जो अपने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए वो उन्होंने उन्हीं के हिसाब से किए, और उसी में जो एक नया नाम है वो जुड़ जाता है थॉमसन का। ये दिया किसके द्वारा गया, तो देखिए मैं यहां पर कुछ बिंदु लिखूंगा और उन्हीं के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। दिया किसके द्वारा गया, सर जे थॉमसन के द्वारा। तो ये दिया तो जे थॉमसन के द्वारा गया है। ठीक है, ये हमने नाम याद रख लिया उनका। कब दिया गया, किस वर्ष में दिया गया है भाई, तो ये दिया गया है सन 1898 में। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जिस वर्ष में इसको दिया गया है वो जो वर्ष है वो है सन 1898। अब क्या इसके नाम क्या है इनके मॉडल के, तो नाम इनके मॉडल के जो हैं वो सबसे पहला जो नाम है वो है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग जो है वो एक तरह की मिठाई होती है जो कि क्रिसमस के मौके पर खाई जाती है, जिसमें जो है वो उसके समान संरचना थी, तो इसलिए इन्होंने इसको प्लम पुडिंग नाम दिया। एक नाम तो प्लम पुडिंग मॉडल है, दूसरा नाम जो है वो तरबूज के समान मॉडल भी है भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें। ठीक है, और एक और है बूंदी के लड्डू के समान मॉडल। तो ये सभी आप जानकारियां इसमें नोट करेंगे कि इस परमाणु मॉडल की क्या मुख्य विशेषताएं हैं या इसके अन्य नाम क्या है। तो देखिए मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको समझ आ रहा होगा कि ये दिया, आप इनको नोट भी कीजिए साथ साथ। ठीक है, तो ये दिया किसके द्वारा गया है, तो ये दिया गया है सर जे थॉमसन के द्वारा। किस वर्ष में दिया गया है, तो ये वर्ष में दिया गया है सन 1898 में। इसके अन्य नाम क्या हैं, तो अन्य नामों में हम देखना चाहें तो प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज के समान मॉडल और बूंदी के लड्डू के समान मॉडल, ये इसके जो हैं वो अन्य नाम हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं या मुख्य जो बिंदु हैं इनके सिद्धांत के वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो उनको हम यहां समझने की कोशिश करेंगे कि इनके सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं। सबसे पहला जो मुख्य बिंदु आता है, इनके हिसाब से जो परमाणु का आकार है वो 10 की घात -10 मीटर है। कितना है इनके हिसाब से परमाणु का आकार, 10 की घात -10 मीटर। और ये क्या कह रहे हैं कि जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है, मतलब कि पूरा के पूरा जो है वो धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित है। इलेक्ट्रॉन जो है उसमें वो समान रूप से क्या हुए पड़े हैं, वितरित हुए पड़े हैं या फैले पड़े हैं उसमें चारों ओर। ठीक है, ये जो बताता है ये परमाणु थॉमसन के हिसाब से जो परमाणु है वो 10 की घात -10 मीटर का एक धनावेशित गोला है। जैसे कि हम यहां समझें, उनके हिसाब से ये एक परमाणु है, इसका जो आकार है वो कितना है, 10 की घात -10 मीटर, और ये कैसा गोला है, धनावेशित। ठीक है,
और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब कि ऋणावेशित जो है वो समान रूप से वितरित है। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है। अब ये प्लम पुडिंग उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जो प्लम पुडिंग जो मिठाई होती है उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ठीक इसी तरीके से लगे हुए होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बीच बीच में फंसे हुए होते हैं, ठीक उसी तरीके से। तरबूज के समान मॉडल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि तरबूज, जैसे कि मैं यहां पर एक तरबूज का हिस्सा बनाऊं, ऐसे कटा हुआ हिस्सा, अगर हम तरबूज को बीच से काट लेंगे तो उसके दो भाग हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि तरबूज को जब हम काटते हैं तो उसका लाल भाग जो दिखाई देता है, इनके हिसाब से जो लाल वाला भाग है वो तो है धनावेशित भाग, जबकि जो बीज वाले हिस्से हैं जो कि इस तरीके से लगे हुए होते हैं, बीच बीच में जो बीज उपस्थित होते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है, पूरे में जो वितरित होते हैं वो इनके हिसाब से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए इसको तरबूज के समान मॉडल भी कहा जाता है। और बूंदी के लड्डू के समान भी इसको मॉडल कहा जाता है, जिसमें जो बूंदियां हैं वो तो सभी धनावेशित भाग है और उसके मध्य में जो काले काले भाग लगे हुए होते हैं, ठीक है, चाहे वो इलायची हो या और कुछ भी जो भी है वो सभी जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए इसके 3 नाम पड़े और इनकी ये प्रमुख विशेषता है कि भाई जो पूरा गोला होगा वो धनावेशित होगा और बीच बीच में उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। धनावेश की जो संख्या होगी वो ऋणावेश की, दूसरा पॉइंट जो मुख्य रूप से इसमें ध्यान रखना है हमको, जो सेकंड पॉइंट आता है इनका वो ये आता है कि धनावेश की जो संख्या है, मतलब कि धनावेश की संख्या वो ऋणावेश की संख्या के बराबर होगी। मतलब कि जितने धनायन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बराबर होगी। अब देखिए, आप जितने प्लस होंगे अगर उतने ही माइनस हैं तो जो परमाणु होगा वो कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। विद्युत रूप से उदासीन प्रकृति का होता है परमाणु। ये इनके सिद्धांत की दूसरी या इनके मॉडल की ये दूसरी मुख्य विशेषता है कि भाई जो परमाणु है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है और उसके उदासीन होने का जो प्रमुख कारण है वो यही है कि उसमें धनावेश की जो संख्या है वो ऋणावेश की संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। अर्थात जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब चूंकि प्रोटॉन पर धनायन होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणायन होता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिस वजह से जो परमाणु बचेगा वो कैसी प्रकृति का बनेगा, उदासीन प्रकृति का प्राप्त होगा। ये मुख्य विशेषताएं थी किसकी, थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप की। अब बात यह आती है कि भाई फिर ये जब इतना अच्छा था तो इस सिद्धांत में कमियां भी रही होंगी कुछ ना कुछ। पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, जो मैंने यहां पर लिखा है, जिससे कि आप इनको आसानी से समझ सकें। तो भाई अब ये सिद्धांत इतना अच्छा उन्होंने बताया तो सीधी सी बात है कि इस सिद्धांत की कुछ ना कुछ कमी भी रही होगी, और वो कमी क्या थी तो उनको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो सिद्धांत है, आगे जो तीसरा सिद्धांत आएगा वो आएगा रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। तो इस सिद्धांत के द्वारा हम रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि भाई जो रदरफोर्ड का जो प्रयोग था वो किस तरीके से बातों को सिद्ध करता है, उसके बारे में नहीं बताया जा सकता। सबसे बड़ी जो कमी थी वो यही थी थॉमसन के परमाणु मॉडल की, कि इसकी सहायता से हम रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को कैसे भी समझ नहीं सकते हैं। फायदा क्या है, फायदा यह है कि इन्होंने ये बता दिया कि जो परमाणु है वो विद्युत रूप से उदासीन प्रकृति का होता है। मतलब कि वो कैसी नेचर का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप की या परमाणु मॉडल की। अब हम जो हमारा तीसरा मॉडल आता है या तीसरा प्रयोग आता है वो है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। इसको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे जिससे कि ये आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। रदरफोर्ड के जो स्वर्ण पत्र प्रयोग है उसकी हम मुख्य विशेषताएं यहां पर लिख देते हैं एक बार और फिर उसको समझेंगे। देखिए, नाम में ही आ जाता है कि किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो रदरफोर्ड का हेडिंग जो आप डालेंगे वो डालेंगे रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया या कहें कि किसने ये प्रयोग किए थे, तो दिया गया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का जो पूरा नाम है वो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और उनके कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उन्हें इस प्रयोग में सहायता प्रदान की थी, ठीक है।
तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा ये दिया गया। किस वर्ष में ये दिया गया है? तो ये दिया गया है सन 1911। ठीक है, 1911 में इसको दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। अब हम समझते हैं कि इन्होंने इसमें क्या किया था। इन्होंने क्या किया? अच्छा, आवश्यक संसाधन क्या हैं, क्या क्या उन्होंने लिया इस प्रयोग के लिए, उनको किस किस चीज की जरूरत पड़ी इस प्रयोग के लिए। तो आवश्यक संसाधनों में अगर हम बात करें तो पहली जो चीज की उनको जरूरत पड़ी, वो जरूरत पड़ी एक सोने की झिल्ली। ये झिल्ली क्या है? एक बहुत ही पतला सा कागज, जैसे सिल्वर फॉइल होता है ना, एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है आपने देखा होगा, उससे भी बहुत पतला उन्होंने सोने से निर्मित एक झिल्ली ली। ये कितनी पतली थी? 10⁻⁻7 मीटर। इतनी पतली इन्होंने एक सोने की झिल्ली ली। दूसरी चीज इनको किसकी जरूरत पड़ी? तो दूसरी जरूरत पड़ी इनको अल्फा कणों की। अल्फा कण क्या होते हैं भाई? तो अल्फा कण होते हैं हीलियम के नाभिक, जिनको बहुत ज्यादा जिनमें ऊर्जा होती है, अत्यधिक उनको गर्म कर लिया जाता है या अत्यधिक उनको ऊर्जा प्रदान कर दी जाती है, जिस कारण से जो है वो अत्यधिक ऊर्जा वाले बन जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज उन्होंने जो ली वो लिए अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक। तीसरी चीज उनको किस चीज की जरूरत पड़ी? तो उन्होंने जिंक सल्फाइड का एक वृत्ताकार पर्दा बनाया। ZnS का मतलब है जिंक सल्फाइड। ये जिंक सल्फाइड वही पदार्थ है जिस पर जब हम कोई भी लाइट या कोई भी प्रकाश डालते हैं तो वो चमक उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जिस पर कोई पदार्थ अगर कोई चमक उत्पन्न करने के लिए कोई भी अगर हम प्रकाश डालेंगे तो वो चमक उत्पन्न करेगा। आपने देखा होगा रिफ्लेक्टर वगैरह जो होते हैं ना, ये रिफ्लेक्टर बने किसके होते हैं? उनमें किसका उपयोग किया जाता है? ZnS का या जिंक सल्फाइड का। ये नोट कर लीजिए आप। दिया किसके द्वारा गया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कब दिया गया? 1911। आवश्यक संसाधन क्या लगे प्रयोग के लिए? तो सबसे पहले सोने की झिल्ली 10⁻⁻7 मीटर मोटी, अल्फा कण जो हीलियम के नाभिक थे, और तीसरा ZnS का एक वृत्ताकार पर्दा। ये इसलिए लगाया गया है जिससे कि जब ये कण टकराएंगे तो उनसे एक चमक उत्पन्न होगी और वो चमक हम देख सकें। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर मेरे साइड में एक डायग्राम दिख जाएगा इसके प्रयोग का। ठीक है, जो उसका चित्र है पूरा पूरा वो आपको दिख जाएगा, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीज कहां पर किस चीज को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं कि उन्होंने क्या किया इस प्रयोग में। किया क्या कि सोने की जो है एक झिल्ली उन्होंने ली और इस सोने की झिल्ली पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे कि मैं लेता हूं, यह है सोने की झिल्ली, यह उसका परमाणु हो गया। ठीक है, यहां पर एक उन्होंने ये कोई नाभिक नाम दिया था उन्होंने इसको, यहां से अल्फा कणों की बौछार शुरू होती है। होता क्या है, अब वो देख रहे हैं प्रयोग को। अधिकांश जो अल्फा कण हैं वो तो सीधे ही निकल रहे हैं, कोई इक्का दुक्का अल्फा कण है जो इस तरीके से टकराकर जो है वो निकल रहा है। नहीं, ज्यादातर जो हैं वो कैसे जा रहे हैं? सीधे ही जा रहे हैं। लेकिन 20,000 कणों में से कोई एक कण ऐसा है जो जाता है और टकराकर वापस आ जाता है। जा रहा है और जाकर के क्या हो रहा है? वापस टकराकर वापस आ रहा है। तो ये उनका प्रयोग था। ठीक है, सबसे पहला उन्होंने देखा क्या, और जो प्रयोग करते हैं जब वो देख रहे होते हैं, मतलब कि क्या उनको महसूस हुआ, उनको कहा जाता है प्रेक्षण। क्या बोला जाता है? प्रेक्षण। तो क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए उनको? तो सबसे पहला प्रेक्षण प्राप्त हुआ, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए बिना टकराए। मतलब परमाणु जो है वो ज्यादातर जो हिस्सा है उसका वो खाली है, खोखला है, जब तो सीधे निकल गए बिना टकराए। कुछ अल्फा कण किसी कोण से टकराकर निकले।
मतलब किसी अवरोध से टकराए और थोड़ा सा जो है उनका एंगल चेंज हुआ और वो निकल गए। लेकिन तीसरा पॉइंट, मुख्य पॉइंट, 20,000 कण में से एक अल्फा कण टकराकर वापस लौटा। और इस पर उन्होंने एक बात कही थी रदरफोर्ड ने कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं किसी तोप से एक गोले को दागूं और वो दागा किस पर जा रहा है, कागज के टुकड़े पर, और वो उस कागज के टुकड़े से टकराकर वापस आ जाए। ये उन्होंने इसके लिए कहा। मतलब कि इतनी ज्यादा, अब आप सोचिए अगर कागज के टुकड़े से तोप का गोला टकराएगा तो कागज का टुकड़ा बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो उनको इतना ज्यादा आश्चर्य हुआ कि सेम कंडीशन यहां हो रही है कि बहुत पतली सी सोने की झिल्ली और उस पर मैं अल्फा कणों की बौछार कर रहा हूं और उनमें से एक कण ऐसा है जो टकरा रहा है और टकरा के उससे वापस आ रहा है। इतनी ऊर्जा उसको प्राप्त हो रही है। ये थे उनके 3 प्रेक्षण जिनके लिए उन्होंने इस तरह की बातें जो है वो कही कि भाई अधिकांश अल्फा कण तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण किसी निश्चित कोण से टकरा कर निकले और 20,000 कणों में से कोई एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण से वापस लौटा। मतलब कि बिल्कुल घूम गया, उसकी दिशा ही बदल गई। ये इसके प्रेक्षण थे। अब बात आती है कि इसके निष्कर्ष क्या निकले। इनका जो पूरा के पूरा जो प्रयोग था उसके निष्कर्ष क्या क्या प्राप्त हुए। तो इसको इन्होंने, इससे निष्कर्ष ये प्राप्त हुआ, सबसे पहला, अब मैं बात करूंगा किसकी, निष्कर्षों की। तो इनको सबसे पहला निष्कर्ष ये प्राप्त हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, खाली है एकदम। क्यों है खाली? क्योंकि कुछ टकरा ही नहीं रहा, सीधे निकल रहे हैं वो। अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला उनको इससे? दूसरा निष्कर्ष इसको ये निकला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बीच बीच में है वो, उन्हीं से टकरा कर तो कुछ कोण से वापस जा रहे थे। और तीसरा, संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में है। संपूर्ण धनावेश परमाणु के किस में है? केंद्र में है, जिसे उन्होंने नाम दिया नाभिक। कि जितने भी प्रोटॉन हैं वो एक टुकड़े में भरे पड़े हैं, सारे के सारे एक बिंदु में स्थित हैं, उस केंद्र में स्थित है, और उस केंद्र का नाम क्या होगा? नाभिक। जब ही तो वो इतना शक्तिशाली हुआ कि जो कण थे उनको 180 डिग्री पर वापस भेज रहा है। तो ये 3 उनके मुख्य निष्कर्ष प्राप्त हुए और उन्होंने नाभिक का आकार भी बताया कि ये नाभिक जो है ये कितना बड़ा हो सकता है। तो नाभिक का उन्होंने आकार बताया 10⁻⁻15 मीटर। माइनस में है ये, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत छोटा। परमाणु का आकार कितना बताया था? 10⁻10 मीटर। तो परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर और उसमें उससे भी छोटा स्थित है क्या? नाभिक, जिसका आकार कितना है? 10⁻15 मीटर। तो ये उनके मुख्य निष्कर्ष थे और इन सब निष्कर्षों के आधार पर जो है उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। और उनका जो सिद्धांत था वो, उसका एक नाम और है, मैं बताना भूल गया पहले, कि इसे सौर मॉडल भी कहा जाता है, सोलार मॉडल, ठीक है, क्योंकि ये सौर मंडल के हिसाब से दिखाई देता। अब ये सौर मंडल कहां से आ गया रदरफोर्ड में? देखिए, जिस तरीके से ये सूर्य होता है केंद्र में और इसके चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ में, ठीक उसी तरह की स्थिति परमाणु में होती है। जो मध्य में हिस्सा है वो तो हो जाता है नाभिक, और जो इलेक्ट्रॉन हैं ये विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं ग्रहों के समान, इसीलिए इसे सौर मॉडल भी कह दिया जाता है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई इसकी जो है इनसे इनके मॉडल की मुख्य बातें क्या निकल के आई। तो अब आता है इनका जो प्रतिरूप था उसकी विशेष बातें। सबसे पहली बात तो ये आती है कि परमाणु का
अधिकांश द्रव्यमान केंद्रक में होता है। केंद्रक का मतलब नाभिक, ठीक है। अधिकांश द्रव्यमान और धनावेश किसमें उपस्थित होते हैं? केंद्रक में। दूसरी इनके सिद्धांत की मुख्य बात क्या आई कि दूसरी बात ये निकल के आई कि परमाणु का अधिकांश भाग, वही बात है जो निष्कर्ष में हम बता रहे थे ना, वही प्रतिरूप में रख दी इन्होंने। अधिकांश भाग खोखला है जिसमें इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार पथ में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये इनके प्रतिरूप की दूसरी विशेषता थी। तीसरी इनकी विशेषता क्या आई? तीसरी इन्होंने बात बताई कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है, मतलब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन भी हैं। जो बात कौन बता रहे थे? जे थॉमसन। तो ये सिद्धांत की मुख्य बातें थीं रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग की मुख्य विशेषताएं। अब आप कहोगे कि सर इनका सिद्धांत जो है वो इतना अच्छा है तो इसकी कमियां भी होंगी कुछ ना कुछ। तो इनके सिद्धांत की कमियां भी हैं कुछ, और कमी क्या है? तो पहली कमी जो आती है इनकी वो ये आती है कि ये स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए, मतलब कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए कि परमाणु स्थायी क्यों होता है। दूसरी कमी, ये परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो है परमाणु की, उसको नहीं समझा पाए, ना ही उसको स्पष्ट कर पाए। ये दो कमियां इनकी मुख्य रूप से थी। और एक कमी और है इनकी, आप देखो, अगर हम क्या करें, एक पत्थर लें और उसमें एक रस्सी को बांध दें और उसे तेजी से घुमाएं, ठीक है, उसको घुमा रहे हैं हम बहुत तेजी से, तो आप देखोगे जैसे ही आप उसको घुमाना बंद करोगे ना, तो वो धीरे 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 जो धागा है जिससे पत्थर लगा हुआ है उसकी जो व्यास है वो कम होता जाएगा और वो आपके सर पे आके लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? तो सेम कंडीशन इसमें भी होनी चाहिए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस नाभिक के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये थकेंगे, ऊर्जा कम होगी इनकी। तो ऊर्जा कम होगी तो एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि ये नाभिक में गिर जाने चाहिए, उसमें समाहित हो जाने चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। समझ में आया आपको? देखो भाई, ऊर्जा जो है वो कम होगी, तो ऊर्जा कम होगी तो इसका जो घेरा है वो भी कम होना चाहिए, तो इसमें गिर जाने चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं होता है, इसके बारे में रदरफोर्ड ज्यादा जो है वो समझा नहीं पाए, जिस वजह से इनका जो सिद्धांत था उसको फिर आगे इनकी जो समस्याएं थी उनको नील्स बोर की परिकल्पना ने काफी हद तक समझाने की जो है वो कोशिश की है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम नील्स बोर की परिकल्पना समझेंगे और जो इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, और एक और जरूरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लेना, उसमें लिंक होंगे सभी वीडियोस के, वहां से आप उन वीडियोस को आसानी से देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।